अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की क्लास के साथ मैं हूं फैसल मलिक। आज का लेक्चर बहुत ही अहम है। आज के लेक्चर में हम चाइना का अटैक डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सबमरीन पर। साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ साउथ चाइना सी के मुतल्लिक उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं और किस पार्टी का क्या क्लेम है, इसमें इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इसको हल करने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जी हाँ नाज़रीन, और इसका फ्यूचर क्या है और साथ ही साथ जनाब ये सारे चीज़ें डिस्कस करने के साथ साथ आपसे गपशप भी होगी, आपको कुछ हम अपने तजुर्बात बताएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, सजेशंस दें, ताकि हमारा ये चैनल और हमारा जो लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मज़ेदार हो। सिर्फ ये लेक्चर नहीं है, ये हमारी इंटरेक्शन है, हमारा राब्ता है, हमारी दोस्ती का ज़रिया है। यहाँ दोस्तों मैं एक ऑफिसर बन के नहीं आता और आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, मैं आपका दोस्त हूँ और आप मेरे छोटे बहन भाई हैं। आपने इसको एंजॉय करना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है। कल भी मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन के नोट्स अवेलेबल हैं, जिस दोस्त को चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है, उसको विदाउट एनी पेमेंट ये नोट्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले सब 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। ये वो महीना रहमतों वाला दोस्तों कि आप जितनी रहमतें ले सकते हैं, जितना करम अल्लाह ताला का लूट सकते हैं लूटें। ये समझिए कि लूट सेल लगी हुई है, ये वो करम की लूट सेल है। इस माह में तो अल्लाह ताला ने जितनी औरतों को बच्चे दिए सब के सब बेटे थे, ये हमारे नबी पाक का सदका है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा करम क्या है, हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं। इससे और बड़ा करम क्या होगा कि अल्लाह ताला ने हमें किसी काफिर के घर पैदा नहीं किया और हम मोहब्बत करने वाले हैं नबी पाक से और उनकी औलाद से और उनके असहाब से। वो लोग हमारे लिए आँखों का तारा है जो नबी पाक के साथी थे, जो नबी पाक के साथ थे, जो नबी पाक की औलाद से प्यार करते हैं। हम उनके गुलाम हैं और हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। जी, आज का हमारा टॉपिक है साउथ चाइना सी, कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना। क्या इस पर जंग हो सकती है, होने वाली है, क्या होने वाला है? क्योंकि लास्ट वीक इस पर ऑस्ट्रेलिया और जब अमेरिका वहाँ पर एक्सरसाइजें कर रहे हैं तो एक सबमरीन पर अटैक हुआ था, उसको मैं अगले मरहले में डिस्कस करूँगा। पहले मैं इस इशू के आपको बैकग्राउंड की तरफ लेके जाता हूँ। हम 3 चीज़ें डिस्कस करने लगे। When this issue was starts, why this issue was start, what international law says, and what can be the solution of this issue, and what will be the future of South China Sea, its resources and its hegemony, and what is the stance of the 6 parties. इसमें 6 कंट्री इन्वॉल्व हैं दोस्तों। सबसे पहले 1982 इसकी शुरुआत की तरफ जाते हैं। एक यूएन कन्वेंशन हुआ ऑन द लॉ ऑफ द सी। यहाँ पर लॉ ऑफ द सी अडॉप्ट किया गया था इस कन्वेंशन में। उसके बाद 6 पार्टीज सामने आई जिन्होंने क्लेम कर दिया। कौन कौन सी 6 पार्टीज हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। चाइना सबसे बड़ा क्लेमेंट है, ताइवान, फिलीपाइंस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे और जापान, ये सारे क्लेमेंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस खिते में मिलिटराइजेशन बढ़ती गई है 82 के बाद। 2009 में वियतनाम ने 48 आइलैंड्स को क्लेम कर दिया। ये 48 के 48 मेरे हैं, आप समझ रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्लेम था। चाइना ने क्या किया, उसने एक काउंटर क्लेम किया और अभी भी वो क्लेम करता है कि 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया मेरा। आप समझ रहे होंगे ये 3.6 कितना बनता है। जी हाँ, ये पूरा साउथ चाइना सी बनता है। ये इतना डिस्टेंस है कि अगर एक जहाज़
3 दिन तक इस समंदर में बहरी जहाज वारशिप ट्रेवल करे विद द स्पीड ऑफ 30 नॉट्स, with the speed of 30 knots. If a warship travels, then that ship covers this distance in 3 days. ये बहुत बड़ा एरिया है। अब आपको समझ आई होगी कितना एरिया है। अब हम आते हैं कि इसमें क्या थी, इसकी बेस क्या है, चाइना की क्लेम की बेस क्या है। चाइना अपकमिंग सुपर पावर है और यूएसए का राइवल है। क्या होने जा रहा है? नंबर 1 लॉ ऑफ द सी, वो इसको बेस बनाते हैं। फिर एक 9 डैश लाइन है, ये आपने याद रखना, 9 डैश लाइन। अब मैं आपको बताता हूँ 9 डैश लाइन में वो कहते हैं कि 2000 किलोमीटर चाइनीज़ मेन लैंड से हमारा एरिया है। तो ये तकरीबन हाफ ऑफ द सी बनता है, समझ रहे होंगे, हाफ ऑफ द सी बनता है, जिसको वो अपना एरिया कहते हैं। फिर जापान, चाइना और ताइवान, इनकी तरफ आते हैं। चाइना ने कहा कि हमारी सारा जो एरिया है वो उस वक्त से हमारा है, एंशिएंट टाइम से, जब से चाइना है। जापान कहता है कि इस पर मेरा क्लेम है कि जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 और बिफोर द वर्ल्ड वार 2 एरियाज थे, मेरी टेरिटरीज थी, वो मेरी हैं। जबकि ताइवान कहता है कि 1952 में पीस ट्रीटी हुई थी, उसमें जो एरियाज आए थे वो मेरे हैं। अब 3 मुल्कों का मैंने आपको क्लेम बताया। नंबर 1 चाइना, चाइना कह रहा है एंशिएंट टाइम से ये सारा एरिया मेरा है। जापान कह रहा है बिफोर वर्ल्ड वार 2 एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 जो एरियाज मेरे पास थे वो मेरे हैं। ताइवान कह रहा है 1952 में जो पीस ट्रीटी हुई उसमें जो इलाके आ गए वो सारे के सारे मेरे हैं। अब वियतनाम भी क्लेम करता है, वियतनाम कहता है बिफोर एंड आफ्टर वर्ल्ड वार 2 जितना एरिया था वो मेरा है, मतलब जो मेरे पास एरिया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला पैदा हो रहा है करंट सिनेरियो में वो हो रहा है ताइवान के साथ। ताइवान के साथ मसला पैदा होने की वजह ये है दोस्तों कि ताइवान को चाइना ने मानने से इनकार कर दिया, और चाइना कहता है कि ताइवान को बहुत सारे मुल्क तस्लीम नहीं करते। साथ साथ चाइना का ये क्लेम है कि ताइवान क्योंकि बहुत सारे मुल्क इसे रिकग्नाइज नहीं करते और ये सिग्नेटरी भी नहीं है उस कन्वेंशन का 1982 वाले का, तो इसलिए ये इसमें पार्टनर नहीं बन सकता। अब आपको समझ आ गई होगी ताइवान और चाइना के क्लैश की। चाइना कह रहा है इस क्लैश में कि जो इशू है ताइवान के साथ, एक वो उसको बहुत सारे मुल्कों ने रिकग्नाइज नहीं किया, दूसरा ये नॉट सिग्नेटरी है 1982 के यूएन कन्वेंशन। अब जनाब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की तरफ। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जिस जजीरे का भी मसला हो उसके ऊपर मस्ट बी इनहेबिटेंट, रिहाइश होनी ज़रूरी है। अगर वो नॉन इनहेबिटेंट है तो वो इस कैपेसिटी में फॉल नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जिसकी चाइना कैश करवा रहा है। ये जितने जज़ायर आते हैं, जितने इलाके आते हैं, बेसिकली ये रिसोर्सफुल है। एक यहाँ पर बहुत सारे ज़खायर हैं मादनियात की, फ़िशिंग बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि ये नॉन इनहेबिटेंट है तो इस पर चाइना का जो क्लेम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये चैलेंजेस हैं। अब मैंने आपको चैलेंजेस गिनवा दिए। नंबर 1 क्लेम ऑफ कंट्रीज के क्लेम ऑफ कंट्री क्या है। नंबर 2 ताइवान का इशू क्या है। नंबर 3 इंटरनेशनल लॉ। ये 3 चैलेंजेस हैं इन मसाइल को हल करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कि 2016 एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बना, वहाँ पर इसके एक और मुद्दई है, एक और इफेक्ट ही है, वो है फिलिपाइंस वो केस लेके गया इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में हेग के अंदर। इस ट्रिब्यूनल के अंदर जब ये केस जाता है दोस्तों, तो ये फैसला आ जाता है फिलिपाइंस के हक में, जिसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को चाइना कहता है मैं नहीं मानता, क्योंकि इसकी अथॉरिटी ही नहीं है कि ये इस केस को सुन सकता है। अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल क्या कहते हैं? द साउथ चाइना इज शेयर्ड मैरीटाइम स्पेस। क्या? साउथ चाइना सी इज शेयर्ड मैरीटाइम स्पेस। यहाँ दोस्तों
शेयर्ड मैरीटाइम स्पेस से क्या मुराद है? शेयर्ड मैरीटाइम स्पेस से मुराद ये है कि क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है, इसके इर्द गिर्द जितनी कंट्रीज़ हैं सारे मुल्क इसको शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तो क्या होगा कि इसका सलूशन क्या होगा, वो आपस में बैठ कर निगोसिएशंस करेंगे, निगोशिएट करके तो वो इसका हल निकालेंगे। अच्छा, अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि 200 नॉटिकल माइल जो मेन लैंड होती है, आपके मुल्क की टेरिटरी है, वहाँ से 200 माइल्स तक आपकी समुद्री हदूद होती है, नॉटिकल माइल्स तक। ये आपकी मेन लैंड से मैयर की जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इशू इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि वेयर ओवरलैप्स, जहाँ पर ओवरलैप कर जाए ये चीज़, तो वहाँ पर मसले का हल होगा, निगोसिएशंस, अब बैठेंगे, बातचीत करेंगे और हल निकालेंगे। लेकिन ये सारे के सारे मुल्क बैठने के लिए तैयार नहीं। ये है वो बैकग्राउंड जिसको सामने रखते हुए अब एक हमला हो जाता है यूएसए की सबमरीन पर। वो क्या रहा था दोस्तों? वो ये रहा था कि वहाँ पर एक्सरसाइजें हो रही थी और 6 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर यूएसए वहाँ पर मौजूद था अपने इत्तेहादियों के साथ, जिनमें ऑस्ट्रेलिया को लेकर आया था, न्यूजीलैंड है, जापान है, ताइवान है। और चाइना ने हमेशा थ्रेट किया है कि चाइना और ताइवान के इशू पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। जब वो थ्रेट करता है और वो कहता है कि मैं इसका मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो जो अमेरिका है वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए इंटरफेयर करता रहता है। ये इस दफ़ा का अटैक बहुत अहम है। इस अटैक से क्या आने वाला दोस्तों? ये वाला जो अटैक है ये इस तनाजुर में हुआ है कि यूएसए विड्रॉ कर रहा है अफ़गानिस्तान से और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप में आ रहा है। आज तक अभी तक एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर था जो 1991 में, जिसे हम यूनिपोलर समझते हैं, यूनिपोलर था, वो तरतीब दे दिया गया था, यानी जिसमें एक वर्ल्ड हेजमोन था जिसको अमेरिका कहते हैं। अमेरिका अब सब पर हुक्म चला रहा था। लेकिन अब आने वाला जो वक्त है दुनिया को डिवाइड कर रहा है। दुनिया डिवाइड हो रही है 2 ब्लॉक्स में। अगेन हम बहुत सारे तजियाकार, तनकीद निगार ये कह रहे हैं कि ये मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, मे बी, लेकिन इसमें 2 बड़े पोल्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त तौर पर नुमाया है। एक है अमेरिका जिससे पावर जा रही है, और दूसरा है चाइना जो पावर गेन कर रहा है, जो पूरे इलाके को में हेजमनी चाहता है। और पूरे साउथ चाइना सी पर, मैंने आपको बता दिया साउथ चाइना सी कितना है। साउथ चाइना सी इतना बड़ा है कि इसमें 3 दिन तक एक वारशिप ट्रैवल कर सकता है, इतना ज़्यादा। उस पर हेजमनी अगर चाइना कंप्लीट कर लेता है तो अमेरिका की इस खित्ते में और साउथ एशिया के अंदर प्रेजेंस महदूद हो जाएगी, वो नहीं आ सकता। अब इस कौन कौन से ब्लॉक बनने जा रहे हैं? इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया के खिलाफ है। इंडिया किस किस के खिलाफ है? पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान। ये जब एक तरफ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया है वो रशिया के ब्लॉक में था, वहाँ से निकल कर वो अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है। और बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ही इज़ अगेंस्ट दिस ब्लॉक। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चाइना मिले और इस खित्ते में हेजमनी। अगर इस खित्ते में हेजमनी होती है तो उसकी जो अब तक की तगोदो थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और यही पाकिस्तान भी चाहता है, यही चाइना भी चाहता है। और चाइना चाहता है कि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ चाइना सी से अमेरिकन जो है हेजमनी ख़त्म हो जाए। तो ये हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि चाइना इसमें उभरता हुआ, ताकत हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये बनेगा कि हम जब बैकग्राउंड को माइंड में रखेंगे कि आने वाला जो वक्त है इसमें वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स, जी हाँ, China will be the one of the most powerful country of this region and upcoming world। तो आज की हमारे डिस्कशन के मुताबिक हमने क्या डिस्कस किया? हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया कि ये जो इश्यूज़ हैं आफ्टर द कन्वेंशन ऑफ 1982 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए। इस पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ का स्टांस किया है। चाइना कहता है कि एंशिएंट टाइम्स से जितनी हमारी समुद्री हदूद है सारी की सारी
हमारी जापान कहता है कि बिफोर वर्ल्ड वार एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार जो एरियाज मेरे पास थे वो मेरे हैं। ताइवान का इशू ये है कि वो कहता है कि 1952 की पीस ट्रीटी के मुताबिक जो एरियाज थे वो मेरे हैं। वियतनाम कहता है, चौथा कंट्री है, बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार जो एरियाज थे वो मेरे हैं। और चौथा है फिलिपाइंस, वो कहता है कि हम चाइना ने हमारे इलाके को ज़बरदस्ती कब्जा किया और चाइना ने जो ट्रिब्यूनल के फैसले हैं वो उनको ठुकरा दिया। ये हमारी बेसिक बैकग्राउंड। अब हम आ जाते हैं चैलेंजेस में। शॉर्टली आपको रिपीट कर देता हूँ। मसले को हल करने के लिए हमारे चैलेंजेस कौन कौन से? 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक, स्टांस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। नंबर 2, ताइवान का जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ, बिकॉज चाइना जो है ताइवान को तस्लीम नहीं करता। और नंबर 3, इंटरनेशनल लॉ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, नो वन इज द ओनर ऑफ दिस लैंड। सो dear students, this is today's topic. If you need to know about these things and some others, please just new topics, new things and new dimensions, I will discuss on it. ये महीना दोस्तों थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकालें। रहमतों वाला महीना, करम का महीना, और इस महीने में हमने नबी पाक के सदक़े बहुत सारा करम लेना है। औलाद अली आले नबी के सदक़े हमने बहुत सा करम हासिल करना। ये वो हस्तियाँ, नबी पाक के असहाब, ये वो हस्तियाँ जिनका सदका देकर अल्लाह से हम बहुत कुछ मांग सकते हैं। मांगिए। इस महीने में ख़ास करके दरूद और सलाम की महफ़िलें सजाइए। ये वो महीना है जिसमें हर एक को उसकी मांगी हुई मुरादें मिलती हैं। तो चंद मिनट अपने लिए निकालें। जब आपका कोई काम नहीं होता, हम ऑफिसर हैं, हमारे पास कोई आता है, कोई काम नहीं होता, तो वो क्या करता है? अपने साथ हमारा कोई जानने वाला ले आता है, सिफारिशी ले आता है। जब एक शख्स के पास जाने के लिए हमें एक इस तरह की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह तक हमारी बात पहुंचाने के लिए तो हमें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। अल्लाह खुद कहता है कि मैं तुम्हारी शाह रख के करीब। लेकिन फिर भी उसके प्यारे बंदों का वसीला जो वो ज़रूर दीजिए। नबी पाक के वसीले मांगिए। अल्लाह ताला को नबी पाक की ज़ात बहुत पसंद है, उस महबूब के सदके सारी कायनात बनी। इंशाअल्लाह मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें ये सिलसिला चलता रहेगा। हम इसी तरह से नए नए टॉपिक्स को जानने की कोशिश करेंगे और आप मुझे रिकमेंड कीजिए, सजेस्ट कीजिए और बताइए कि इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें।